हेलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, तो भाई बेटा हम लोगों ने क्या सीखा अब तक वीडियोस में? तीन मेथड सीखे स्टार्टिंग सोल्यूशन निकालने के। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और लीस्ट कॉस्ट, और वॉगेल्स अप्रॉक्सीमेशन। ये स्टार्टिंग सोल्यूशन, स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने का मेथड है तीनों। और फिर हमने एक जनरल रूल देखा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए बेसिक ए सोल्यूशन, इट इज बेसिक और नॉट। if you are given a solution, you can recognize that it is basic or not, and how do you recognize it। ठीक है, हमने ये सीखा। चले अब हम कहते हैं आज अहम तरीन काम है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमैलिटी चेक। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्टिंग। मीन्स कि आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, और इस प्रॉब्लम के अंदर आप जो है आपको पता करना है कि ये सोल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम भी दिया गया है आपको, सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया। और कहा गया है ऐसे ऑप्टिमाइज करें, तो भाई हमें ये कहेंगे कि जो आपको पहला सोल्यूशन गिवन है इस सोल्यूशन को चेक तो करें ये ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ये ऑप्टिमल है तो हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो इसे फर्दर फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब ये आपका सोल्यूशन दिया हुआ है, पहले आप चेक कर लो कि ये बेसिक सोल्यूशन है या नहीं प्रॉपर। एहतियातन कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप ऑप्टिमाइज करने बैठ जाओगे चेक किए बगैर भी तो आपको बाद में अंदाजा होगा, लेकिन फिर टाइम ज़ाया होगा ना। तो पहले ही चेक कर लें। तो हाँ भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ बेसिक सेल कितने होने चाहिए थे? 4 और 3। तो 4 + 3, 4 कॉलम से 3 रोज है, और -1 कितने होने चाहिए? 6। सिक्स बेसिक सेल होने चाहिए, 6 तो आ गए, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर कोई क्लोज लूप मौजूद है कि किसी बेसिक सेल से निकाल के वापस हम उस बेसिक सेल तक पहुंच सकें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू। लास्ट वीडियो में ऐसा बताया था मैंने आप लोगों को, जिसको किसी के बच्चे को नहीं पता चल रहा ये बात, जो पहले ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि पिछली वाली वीडियो देख ले एक नज़र। तो उसमें तरीका मैंने बताया था, ठीक है ना, कि हाउ टू चेक दैट द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक और नॉट। एनीवे, अच्छा, तो अब ये बेसिक सॉल्यूशन है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें क्लोज लूप हमें नहीं मिल रहा है बेसिक सेल्स के दौरान। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर यू वी मल्टीप्लायर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यूवी मल्टीप्लायर्स बेसिकली इसके डुअल के सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन फिलहाल में जो है ना, इसको आप डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बहुत ही आसान अल्फाज में बता सकता हूँ कि इसके अंदर हम यू आई और वी जे की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, इधर नीचे हम यू आई लिखेंगे, इधर हम वी जे लिखेंगे, लेकिन मर्जी आपकी जो चाहे कहीं भी लिखे। यानी मतलब यहाँ पे U1 की वैल्यू होगी, यहाँ पे U2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे U3 की वैल्यू निकालेंगे। जितनी रोज होंगी उतने यू होंगे, और जितने कॉलम्स होंगे उतने कितने होंगे? वी होंगे आपके पास। ठीक है, 4 V है और 3 U है, टोटल 7 वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होती है कि सच दैट फाइंड यू वी मल्टीप्लाई सच दैट यू आई प्लस वी जे इज इक्वल्स टू CIJ for each base, where IJ is basic for each basic cell, for each basic cell I कॉमा J। हर बेसिक सेल जिसके कंपोनेंट्स आई और जे हैं उसके लिए कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए, UI + VJ = CIJ। अब बच्चों को यार ये तो मुश्किल लगेगा ना, ये कितनी मुश्किल सी मैंने चीज लिख दी है, UI + VJ = CIJ। लेकिन बेटा ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब ये देखो ना, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए फॉर बेसिक सेल, हर बेसिक सेल के लिए। तो बताओ पहले बेसिक सेल के लिए कंडीशन क्या होगी? पहले बेसिक सेल के लिए कंडीशन होगी U1 + V1 की पहला बेसिक सेल क्या है? 1,1 है ना। मतलब इसकी लोकेशन क्या है? 1,1। इसकी वैल्यू, इसमें असाइनमेंट 1 हुई है, इसकी कॉस्ट, ये किसकी वैल्यू है? C11 की वैल्यू है, और ये X11 की वैल्यू है। पहली बात आप ध्यान में रख लो कि ये किसकी वैल्यू लिखी है बेटा मैंने? ये वैल्यू लिखी है X11 की। और ये किसकी वैल्यू है? ये C11 की वैल्यू है। ठीक है, X11 को मैंने ऊपर लिख दिया, उसका ऊपर जगह हम बाद में यूज करनी है, ऊपर नहीं लिखेंगे। इसको जो है यहाँ पे लिख दो, ये किसकी वैल्यू है? X11 की वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने एरो डाला था, आप लोग बोलोगे एरो क्यों डाल दिया है, तो मैं इक्वल इक्वल टू डाल देता हूँ। ठीक है, X11 की वैल्यू कितनी है? 1 है।
C11 की वैल्यू 2 है, ये कॉस्ट कोफिशिएंट है इसका, ये हमने शिपमेंट असाइनमेंट किया है वो X11 की वैल्यू है, और मुझे U1 और अच्छा ये जो है VJ है, मेरी राइटिंग कुछ आती ही खराब हो गई, ये VJ है, ठीक है। तो U1 और V1 की वैल्यू पता करनी है कि इन दोनों का सम जो है किसके बराबर होगा, CIJ मतलब 2 के बराबर। तो पहली कंडीशन क्या होगी, U1 प्लस V1 बराबर होना चाहिए 2 के। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, U1 प्लस V2 बराबर होगा किसके, 3 के। तीसरी कंडीशन क्या होगी, 11 पे ही लग सकती कंडीशन, यहाँ बेसिक सेल नहीं है, आपका बेसिक सेल के लिए कंडीशन बनानी है। कंडीशन बनेगी U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 1, फिर क्या आ जाएगा U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। उसके बाद U3 प्लस V3 इज इक्वल टू 15, देखो बेसिक सेल है ना 15, तो इसके लिए U3 प्लस V3 15 के बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, और U3 प्लस V4 शुड बी इक्वल टू 9। हर बेसिक सेल के लिए हमने इक्वेशन लिख दी है वाली। अब मुझे क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैंने तो कह दिया, बहुत सिंपल से बात है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितनी इक्वेशन है भाई ये, 6 इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर, 7 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि 3 U है और 4 V हैं, तो ये 7 वेरिएबल्स हैं। 7 वेरिएबल्स हैं और 6 इक्वेशंस हैं। क्या इनको सॉल्व करना आसान है, आप लोग बोलोगे इतना आसान नहीं है। 2 by 2 की क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, 3 by 3 का और ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ये तो 6 इक्वेशंस हैं, 7 वेरिएबल्स हैं, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नहीं ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इतनी सी बात है, मसला ये है कि इसके अंदर वेरिएबल ज़्यादा है, इक्वेशंस कम है। जब वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशंस कम हो, तो उस सूरत में क्या होता है बेटा, 7 वेरिएबल्स हैं और 6 इक्वेशंस हैं। अगर 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल्स होते हैं, तो फिर आपके सॉल्व करना, तो आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आपके पास 7 वेरिएबल्स है, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इस केस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फ्री वेरिएबल्स आएंगे इसके अंदर। डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होगा इसमें 1। इसमें एक फ्री वेरिएबल तो कंफर्म है, क्योंकि 7 वेरिएबल्स है ना, और 6 इक्वेशन है, एक फ्री वेरिएबल तो आपका कंफर्म होगा। अब बेटा ये अगर फ्री वेरिएबल किसी को नहीं पता कि फ्री वेरिएबल क्या होता है, तो उसको फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पहले रिवाइज करना होगा अपना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं डाल दूंगा, राइट, तो वो भी देख लीजिएगा फिर। अभी तो खैर नहीं है, इन फ्यूचर में डाल दूंगा कुछ ऐसे ना। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो मतलब एक वेरिएबल मेरे अपने कंट्रोल में है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू मैं अपने पास से चूज कर सकता हूँ। तो किसकी वैल्यू चूज करूँ और क्या वैल्यू चूज करूँ, आप लोग बताओ इसके अंदर। यहाँ पे U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 7 वेरिएबल्स है, किसकी वैल्यू में क्या चूज करनी चाहिए। तो वैसे तो अब मैं आपको फुल फ्रीडम दे रहा हूँ, आप जिसकी चाहे जो चाहे वैल्यू चूज करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल U1 की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, U1 की वैल्यू मैं अपने पास से चूज करता हूँ। ये फ्री वेरिएबल है ना, अपने पास है, मैं जो चाहे वैल्यू रखूँ इसकी। तो अगर मैं ये चॉइस दी जाएगी मैं इसकी वैल्यू जो चाहे रख सकता हूँ, तो क्या वैल्यू रखूंगा इसकी जगह, इसकी जगह सबसे आसान तरीन वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। 0 रखूंगा क्योंकि मुझे आसान चॉइस चाहिए ना। लेकिन कोई लाजमी नहीं है 0 रखना, आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जरूरी था कि नॉन बेसिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, उसमें 0 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर U1 की वैल्यू 0 होना कोई लाजमी नहीं है, इसकी वैल्यू जो चाहे रखें। वैसे 0 रखा है तो आसानी के लिए। जब मैंने U1 की वैल्यू 0 रखी, तो बताओ V1 की वैल्यू क्या आएगी। V1 की वैल्यू, अगर U1 की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, इसकी अगर 0 रखोगे आप, तो ये बन जाएगा 0। हाँ भाई, इसकी 0 रखा, 0 प्लस V1 इक्वल्स टू 2। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई ना। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, U1 की वैल्यू 0 है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आ रहा है बेटा। तो U1 प्लस V1 बराबर हो जाएगा C11 के, पहली कंडीशन होल्ड कर गई। अच्छा V2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, U1 की वैल्यू 0 है, तो V2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
तो u1 की वैल्यू 0 का, तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया। अब बताओ कि और कोई वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। v1 की वैल्यू 2 है, तो u3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो v1 की वैल्यू 3 है, तो v1 प्लस u3 किसके बराबर है, 5 के। तो v1 की जगह 2 रख दो, और u3 इज इक्वल टू 5। तो u3 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 5 माइनस 2, 3। 3 आ रही है, जरा चेक करो सही निकालिए वैल्यू। 3 प्लस 3, नहीं सॉरी, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 6, 5 क्या आना चाहिए ना, आ रहा है ना भाई, 2 प्लस 3 5। तो बेटा ये इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सच हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो ये इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये काम इनकी वैल्यूज डायरेक्टली निकाल सकता हूँ यहाँ पर। और कैसे निकालूंगा, कि ऐसी वैल्यूज लिखूंगा उनको सम करने से बेसिक सेल की जो कॉस्ट है वो आ जाए। 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 3 5। अच्छा अब बताओ, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, मैं क्या नंबर लिखूं कि इन दोनों को ऐड करें 15 आ जाए। क्या नंबर लिखा जाए बेटा, यहाँ लिख दूंगा 12, 12 प्लस 3 15। बताओ यहाँ क्या नंबर लिखा जाए कि इन दोनों को ऐड करें कि 9 आ जाए। ये 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 6 लिख दूंगा मैं। 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या नंबर लिखूं कि इन दोनों को ऐड करने से 1 आ जाए। यहाँ लिख देता हूँ -5। 6 - 5 1। तो बेटा देखा आपने कि किस तरह से मैंने u1 u2 पूरे सिस्टम को सॉल्व कर लिया। 6 वेरिएबल और 7 इक्वेशंस को जो है ना, मैंने आराम से सॉल्व कर लिया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ इनिशियल वेरिएबल की चॉइस थी इनिशियली, कि आप जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की, एक वेरिएबल की वैल्यू आप 0 ले दो। ठीक है बेटा। अच्छा अब मैं बताऊं कि अगर ये आपका ये सोल्यूशन है ना, ये बेसिक नहीं होता, लेट सपोज ये मैंने चेक भी नहीं किया होता ऐसे बेसिक, मतलब क्लोज लूप वगैरह मैंने चेक नहीं किया होता, तो आ, ये क्या हुआ है, जस्ट ए मिनट। बेटा क्लोज हो गया है विंडो। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दिखाते हूँ क्या पोजीशन चल रही थी, कहाँ तक हुआ था काम। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ छोड़ा था। ये प्रॉब्लम थी शायद, नहीं ये नहीं थी। यहाँ से सही, ये प्रॉब्लम कर रहे थे ना हम। राइट, यूवी मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज। हाँ, तो बेटा अब इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज मिसिंग हो गई इसके अंदर। एक वैल्यू मिस हो गई है यहाँ पर। वो वैल्यू कितनी थी, -5। 6 - 5 1। तो हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली। ये हमने इस कंडीशन के तहत देखे, तो ये कंडीशन जो है फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये आप मल्टीप्लिकेशन में मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नहीं भी लिखी हो तो तब भी हम सॉल्व करके u1 और u2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास पहला स्टेप, तो ये हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये पहला स्टेप, ये नहीं सॉरी, ये जो है आपके पास, ये पहला स्टेप था फाइंड यूवी मल्टीप्लायर्स। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको फाइंड करना है C*ij। मैं इसको C*ij कहूंगा। और ये कैसे निकलेगा, ui + vj - Cij। और ये काम हमें किसके लिए करना है, डिफरेंस में ये कंप्यूट करना है, ठीक है, कंप्यूट करना है ये। फॉर ईच नॉन बेसिक सेल I, J।
अब हर नॉन बेसिक सेल के लिए डिफरेंस कंप्यूट करना है, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। अब बेटा नॉन बेसिक सेल कौन कौन से है इसके अंदर, ये नॉन बेसिक सेल है, इस नॉन बेसिक सेल के लिए कंप्यूट करना है। अच्छा मैं इस पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। मैं इसको ग्रीन में लिख देता हूँ, ठीक है। हर नॉन बेसिक सेल के लिए कंप्यूट करना है, तो इन दोनों को प्लस करो, 0 और 12 को, और इसमें से सी आई जे माइनस कर दो। तो 0 + 12, 12, 12 - 11 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी सी स्टार आई जे की वैल्यू आ गई। अब सी स्टार आई जे की वैल्यू मैं सी में यहीं लिख रहा हूँ, हालांकि चाहो तो अलग लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे आसानी रहे समझने में। अच्छा ये जो आपके पास, इन दोनों को प्लस करना है और इसमें से इस 7 को माइनस करना है। तो 0 + 6, 6, 6 - 7 कितना आ गया, -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 - 5 -3, -3 -1 कितना आ जाएगा, -4। ये कितना आ रहा है, 3 - 5 -2, -2 -0 -2, राइट। अच्छा ये कितना आएगा, 12 - 5 7, 7 - 6 1। अच्छा ये कंप्यूट करें, 3 + 3 6, 6 - 8 -2। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेसिक सेल्स के लिए इनको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसिक सेल में ये हमेशा जो होंगे जीरो ही निकलते हैं। देखो 0 + 3 3, 3 - 3 0, 0 + 2 2, 2 - 2 0, और 6 - 5 1, 1 - 1 0। तो बेसिक सेल के लिए तो हमेशा जीरो ही आएगा। सिर्फ नॉन बेसिक सेल के लिए इसकी वैल्यूज आती हैं। अब नॉन बेसिक सेल में कुछ जगह पॉजिटिव आया है बेटा, और कुछ जगह क्या है आपके पास, नेगेटिव आया है। हमने क्या निकाला है, यू आई प्लस वी जे, हमने क्या कंप्यूट किया है, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, ठीक है। हमने यू आई और वीजे को सम करके उसमें सी आई जे माइनस किया फॉर ईच नॉन बेसिक सेल, फॉर ईच नॉन बेसिक सेल। समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अब बताओ ये चीज जो हमने कंप्यूट की है क्या है, ये असल में अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड किया हो, तो सिंप्लेक्स मेथड में जो नई ऑब्जेक्टिव रो होती थी, ये वो है। तो क्योंकि मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, आपको पता है कौन सी प्रॉब्लम है बेटा, ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम होती है ना, मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। तो मिनिमाइज की प्रॉब्लम में इनकमिंग वेरिएबल जो होता था, वो होता है मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला, जो जेड रो के अंदर मोस्ट पॉजिटिव। अच्छा आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा सिंप्लेक्स मेथड क्या है, हमें कहाँ से सिंप्लेक्स लिया है, हम तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने आए हुए हैं यहाँ पर, तो छोड़े, लीव इट। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट मिल जाता है आपके पास सी स्टार आई जे के अंदर, कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट मिल जाता है, जैसे ये 1 1 मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मौजूदा जो आपका सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट यहाँ फेल हो गया है, जो सोल्यूशन में गिवन था वो ऑप्टिमल नहीं है। तो हम क्या करने वाले थे बेटा इसके अंदर, जो आज का टॉपिक था यही था ना, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी चेक करनी थी। तो ये जो आपको ये सोल्यूशन गिवन था 1 5 6 3 1 1, ये ऑप्टिमल नहीं है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आया कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद में एक और दूसरी वीडियो आने वाली है, उसमें एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं, उसमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करूंगा। फिर एक और वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं तीसरी एग्जाम्पल लूंगा, 3 एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, और तीनों में ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम करके देखेंगे कि क्या बनता है, ठीक है। ओके, अगली वाली वीडियो फिर के लिए अल्लाह हाफिज।